बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ज़िंदगी की खूबसूरत सुबह, ताज़ा दम हवा और उम्मीदों से भरा एक नया दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ जो है बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा और आप अपना फेवरेट शो देख रहे हैं जी, सुनो पाकिस्तान। और दुआ है कि आज का जो सूरज है वो आप सब के लिए ढेरों खुशियाँ और सुकून लेकर तुलू हुआ हो। जनाब मुझे कहते हैं माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर जनाब। और हम ये सोचते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है आखिर। एक तरफ हम देखते हैं कि खलीज में बारूद की बू है। सदर ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसने ईरान और अमेरिका को दोबारा से आमने सामने ला खड़ा किया है, क्या वाकई कोई बड़ी जंग होने वाली है या पर्दे के पीछे तेहरान और वाशिंगटन में कोई सीक्रेट डील चल रही है? इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ एक जंग हमारे घरों के अंदर भी छिड़ी हुई है। हमारे बच्चे जिनका बचपन स्क्रीनों की नज़र हो गया है और हो भी रहा है मोबाइल की लत, क्या ये सिर्फ एक आदत है या फिर आने वाली नस्ल के लिए खतरे की घंटी भी? और इसी डिजिटल दुनिया में जनरेशन जी का वो तन्हापन, जहां हज़ारों फॉलोअर्स तो हैं मगर दिल का हाल सुनने वाला कोई नहीं। आज हम उन खामोश चीखों को भी सुनेंगे और उन रिश्तों को ढूंढेंगे जो स्क्रीन के पीछे कहीं खो से गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी उदासी के दरमियान हमारे पास फख्र करने के लिए एक बहुत बड़ी वजह भी है। शतरंज की बसात पर सिर्फ 11 साल की उम्र में दुनिया को मात देने वाला हमारा शहजादा साद जहांगीर मंच, जिसने एरिना इंटरनेशनल मास्टर बनकर साबित किया कि जी पाकिस्तानी जहन का कोई मुकाबला नहीं है। मगर इसी जहानत को एक खामोश जहर भी खा रहा है उज़ैर। यूनिसेफ की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जी इंकशाफ ये हुआ है कि हमारे नन्हे बच्चों के खून में सीसा पाया गया है। ये जहर कहाँ से आ रहा है? हमारे किचन के मसालों से या दीवारों के पेंट से? इस पर भी खुसूसी बात होगी। और इसके साथ जी खाने से जी खून बढ़ता है या ये सिर्फ एक देसी मफरूज़ा है, इसकी साइंसी हकीकत भी आपको बताएंगे। तो जनाब आपने कहीं नहीं जाना है, सुनो पाकिस्तान के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आपकी बच्चों की ज़िंदगी से आज जुड़े हुए टॉपिक हैं और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं पहले सेगमेंट से। अमरीकी सदर की अगर हम बात करें, अपने मखसूस अंदाज में ईरान से डील करने में बज़ाहिर नाकाम दिखाई देते हैं। पहले ट्रंप ने ईरान के साथ मुस्बत बातचीत का बयान दिया। कल प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान करते हुए ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की दोबारा से जी धमकी दे डाली है। तो ऐसा लगता है अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा से जी कोई बड़े हमले की तैयारियां कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत हमेशा से प्रेशर गेम रही है। प्रोजेक्ट फ्रीडम को वो एक इंसानी हमदर्दी का मिशन करार दे रहे हैं ताकि वहाँ फंसे 20,000 मल्लाहों और 2,000 जहाज़ों को निकाला जा सके। अब सूरत हाल ये कि सेंटकॉम कहता है कि हमने जहाज़ निकाल लिए, जबकि ईरान कहता है कि आपका दावा झूठा है। जंगबंदी के बीच दोबारा से जंग शुरू होने वाली है। इसी सूरत हाल का तज्जिया करने के लिए माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा कि ऑपरेशन फ्यूरी का हम देखते हैं कि कोई नतीजा ना निकल सका, कोई हासिल हुसूल ना हुआ। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम की आड़ में क्या अमेरिका खित्ते को एक नई आग में झोंकने लगा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अमेरिका बेसिकली समझता है, अब समझता है, स्पेशली जब से सीज फायर हुआ है, कि अब उनके पास थोड़ा सा वो एज आया है। दैट्स वाई आप देखें कि तवातर के साथ हम प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात देख रहे हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन अवाम को और बाकी एलाइज को कि हमारे अपर एशिया हम कंट्रोल करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम एक ब्लॉकेड इस्टेब्लिश किया है और हम फैसले कुन एक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। और फिर इसके बाद देखें कि सिंस एक आइसोलेशन का शिकार है। आप देखें ना कि गल्फ का जो पहली जंग हुई तो उसमें कोई 42 कंट्रीज इनके साथ खड़ी थी, और दूसरी जंग में भी इतनी ही ममालिक साथ थे। उस वक्त 7 लाख फौज ग्राउंड पे मौजूद थी और 5.5 लाख अमेरिकन ट्रुप्स थे। लेकिन इस दफा कोई तैयार नहीं। इवन अभी साउथ कोरिया को जिस शिप को हिट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दे आर नॉट विलिंग टू बिकम पार्ट ऑफ दिस जो कैंपेन है इसमें। वो अब कोशिश ये है कि लोगों को प्रोजेक्ट फ्रीडम, और फिर उन्होंने ये इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी जो शिप फंसे हुए हैं उनको सेफ एग्जिट दिलवाएंगे। और उसमें तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज्वाइन कर सके। तो ऐसा हुआ नहीं है। फिर आप देखें पिछले 12 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द, तो मेरे ख्याल में बड़े सीरियस डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें आप देखें कि ईरान ने 3 शिप्स पे फायर किया है। 2 इंडियंस थी, एक जो साउथ कोरियन थी। साउथ कोरियन वाली देर वाज हिट
और इसके बाद फिर एक रिटेलिएशन में अमेरिकन ने स्ट्राइक्स किए हैं और 7 के करीब शिप्स उन्होंने कहा वो डुबो दी हैं, ईरानियन थे। तो आज वो ईरान ने एक्सेप्ट भी किया, कुछ कैजुअलिटीज भी उसमें हुई हैं। और इसके बाद जो सीरियस डेवलपमेंट हुई है फजीरा पे, जो वहाँ पे मिसाइल्स, जो ड्रोन्स के हमले हुए हैं, मिसाइल्स फायर हुए हैं, उससे वहाँ पे देखे बड़ी खित्ते में सिचुएशन डेवलप हो रही है। और स्पेशली एक और जो डेवलपमेंट हुई कि एक नया नक्शा जो ईरान ने रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने स्पेशली वो जो एरियाज थे कि यूएई का जो एरिया बनता है, जितना उसके एग्जिट है टुवर्ड्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, उसके आगे पीछे उन्होंने कहा ये हमारा एरिया है, दिस सी बिलोंग्स टू अस। सो इसका मतलब ये है जो फजीरा द ओनली आउटलेट विच वाज अवेलेबल टू यूएई, जिस पे 1.5 मिलियन बैरल वहां से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब उधर भी आके ईरानीज बैठ गए हैं। तो एक बड़ा वाजे मैसेज यूएई के लिए है कि अगर तुम्हारी एक ऑपरेशन उनके साथ चलती है ईरान के इजराइल के साथ, तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। तो एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, लेकिन बिहाइंड द सीन बिल्कुल ये है कि ये बातचीत भी है। पाकिस्तान स्टिल स्पॉटलाइट में है, पाकिस्तान स्टिल कम्युनिकेट कर रहा है, एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू के लिए एफर्ट्स जारी हैं। और आप देखें कि जो ईरान ने 14 पॉइंट दिए हैं, बड़े फ्लेक्सिबल पॉइंट्स हैं और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में चीज़ें इसमें कवर हो सकती हैं। तो अब वैसे थोड़ा सा वैसे अमेरिकन जैसी बात करें, मुझे लाइकली लगता है अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस 14 पॉइंट्स। तो थोड़ी सी रद्द-बदल हो सकती है, लेकिन ये है देखें कि लेट्स नॉट फॉरगेट स्पॉयलर्स भी हैं, डिटेक्टर्स भी हैं, और इजराइलीज की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि यूएई भी इसमें शामिल हो जाए और अमेरिकन भी इसमें शामिल हो जाए ताकि इसको फर्दर एक्सपेंड करे। लेकिन फिर अब सऊदीज ने भी एक बड़े रिस्पॉन्सिबल देखे, अभी उनके स्टेटमेंट है, ऑल्दो इनकी सही नहीं लगती यूएई के साथ, बट डिस्पाइट द फैक्ट एमबीएस ने रिंग किया है शेख एमबी जो मोहम्मद बिन ज़ायद को, और अपना कंसर्न का इजहार किया है स्ट्राइक्स पे जो हुई हैं। और तो मेरा ख्याल में फिर एट द सेम टाइम देखे सऊदी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान का किरदार, और अब्बास इराक़ची की जो पोस्ट है उसमें भी उन्होंने कहा पाकिस्तान का ग्रेशियस रोल है। सो मेरा ख्याल में अब सिचुएशन हम दरमियान में हैं, तो इट इंटायरली नॉट डिपेंड्स ऑन द डेवलपिंग सिचुएशन, क्या यूएई रिस्पांस करेगा इसको, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि हमारा हक बनता है। अगर वो ऐसा करता है तो ईरान का दोबारा रिस्पांस आएगा। और इजराइल ने रिसेंटली अपने कुछ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी यूएई में शिफ्ट किया है। तो सिचुएशन बड़ी फ्लूइड किस्म की है, बट स्टिल हम समझते हैं कि डिप्लोमेसी इज द ओनली चॉइस और पाकिस्तान इज प्लेइंग द की रोल। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, स्टिल हमें लगता है कोई ना कोई होप है और किसी ना किसी तरह मुज़ाकरात हों और कामयाब भी हों, हम तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन ट्रंप एक तरफ नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान को इंसानी हमदर्दी के मिशन में फरीक करार दे रहे हैं। इस दोहरी हिकमत अमली के पीछे क्या मकासद लगते हैं उनके? एक तो वो थ्रेट्स हैं और वो रेट्रिक्स हैं उनके, और वो ऐसे बयानात देते हैं, सुबह कुछ कहते हैं शाम को उसको वो रिवर्स कर देते हैं। और फिर आप देखें शुरू में उन्होंने एंड ऑफ सिविलाइजेशन की भी बात की थी, फिर न्यूक्लियर बातचीत भी स्टार्ट हो गई थी, और अभी भी उन्होंने कहा है कि अगर ईरान कुछ करता है और इस प्रोसेस में अगर वो अटैक करता है प्रोजेक्ट फ्रीडम के दरमियान, तो हम ऐसा जवाब देंगे वो याद रखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन कंफ्यूजिंग किस्म की। फिर ट्रंप के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है, 64% पॉपुलरिटी मजीद गिर गई उनकी। अमेरिका के जो अवाम है वो जंग नहीं चाहते हैं, वो उनकी पॉलिसीज सब इख्तलाफ करने लगे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, पॉलिसीज या जो टैक्सेस है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो उस वजह से है। तो अब वो चाइना भी जा रहे हैं, और चाइना जाने से पहले इनकी कोशिश से कोई चीज़ सेटल हो जाए। और चाइना इनका जो स्टाफ है ऑलरेडी देयर इन चाइना, जो इनका सिक्योरिटी स्टाफ है वो पहुंचा हुआ है। सो मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत प्रेशर है। तो अब जो अभी आप देखें ना कि वहाँ पे हॉक्स भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो समझते हैं कि हमें मजीद इस जंग में नहीं कूदना चाहिए, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसको एक अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। सो एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में। सिमिलरली इजरायली तो चाहते हैं इनको साथ शामिल हो जाएं, लेकिन ट्रंप चाह रहा है, देखें बहुत हैरान है ट्रंप, ये बात मैं आपको बताऊं, दे आर लुकिंग फॉर दे वांट टू सीक एन ऑफ रैम्प, और वो चाहते हैं कि एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट। और अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो 14 पॉइंट ईरान ने दिए हैं बहुत फ्लेक्सिबल पॉइंट्स हैं, और इससे चीज़ हो सकता है बिहाइंड द सीन जो पाकिस्तान बैक चैनल में जो डिप्लोमेसी चल रही हो, कोई ना कोई इसमें हम कोई बेहतरी देख सकते हैं।
बिल्कुल, हम इसमें कोई बेहतरी देख सकते हैं और ईरान की जानिब से 14 निकाती जो तजावीज़ हैं वो भी मंजर आम पर आई। ब्रिगेडियर साहब, ईरान का ये दावा कि आपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में है, क्या आपको लगता है कि अमरीकी बहरिया ये जो ऑपरेशन फ्रीडम की बात कर रही है, तेहरान की इजाज़त के बगैर उनसे बातचीत किए बिना वहाँ पर महफूज गुज़रगाह को बरकरार रख पाएगी? देखिए, अभी इसमें डिवाइड है। जी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो एरिया बनता है, इसमें तो कोई शक नहीं, दे इज टोटली इन कंट्रोल ऑफ ईरान। और स्पेशली देखें कि उसमें जो 21 किलोमीटर का जो नैरो पैसेज है, तो उसके जो उस साइड पे कोस्ट के ऊपर भी ये बैठे हुए हैं, नेवल माइंस जो सी माइंस भी बिछाए हुए हैं, और स्पीड बोट्स जिसकी बात हो रही है, इसको मिजेट सी बोट्स कहते हैं, साउथ कोरिया से लिए हैं और वो नॉर्थ कोरिया से लिए हैं, तो वो है। फिर सब मेरीन्स भी हैं। सो एक फोर्टिफाइड डिफेंस है कि उसके अंदर आपने दाखिल होना तो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए मैसिव कैजुअलिटीज हो सकती हैं। और फिर देखें कि फिर ये है कि पीछे जो आके अमेरिकन बैठ गए हैं, अरेबियन सी के माउथ में आके बैठे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं हम ईरान को भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वहां से अगर शिप्स आते हैं, अगर ईरानी कोई शिप आएगा तो वो अमेरिका से उसको आगे नहीं जाने देते हैं। सो एक ऐसी सिचुएशन में दोनों फंसे हुए हैं। तो ईरान के पास भी देखिए अल्टरनेट ऑप्शंस तो है, लेकिन वो फायदा वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कैस्पियन सी वाला पोर्ट इस्तेमाल करते हैं या तुर्कमेनिस्तान से या पाकिस्तान से या इराक से, तो बट लिमिटेड आउटलेट्स वहां से उनके पास है। लेकिन जो मैसिव जो ऑयल वहां से वो एक्सपोर्ट करते थे टू चाइना, वो मुमकिन जब तक वो लिफ्ट नहीं होता। सो मेरे ख्याल में दोनों के लिए मुश्किलात है। लेकिन ये है, अगर ये प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात है, अगर इसीलिए है, अगर ये कुछ वहां पे जाते हैं, जिसने कल उन्होंने ईरानीज ने कहा था हमने इनके मिसाइल फायर किए हैं, सेटकॉम ने उसको डिनाई किया है, तो उसमें ये हो सकता है अगर इनके किसी शिप को मिसाइल हिट भी करता है तो फिर चांसेस है कि रिटेलिएशन आएगी, फिर उसके मैसिव फिर कैजुअलिटीज हो, ये सिस्टम हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों ये रियलाइज कर रहे हैं कि दरमियान का रास्ता हो कि स्टिल आप देखें कोई ना कुछ शिप्स मैनेज करके या बाय डेलिबरेटली उनको छोड़ रहा है, या ईरान वाले छोड़ रहे हैं, इवन अमेरिकन भी अलाउ कर रहे हैं कुछ शिप्स को आने जाते हुए। तो हो सकता है कि दरमियान में मोर लाइकली कोई अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। हो सकता है कि कोई ना कोई रास्ता निकला। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दिखाई यूं दे रहा है कि अमेरिका दूसरे ममालिक को भी इसमें शामिल करने की कोशिश में है। कौन कौन से ममालिक आपको लगता है कि ऑपरेशन फ्रीडम का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, अभी तो अगर हम रीजन की बात करें तो ऑलरेडी यूएई, बहरीन और कुवैत जो ऐसे मुल्क उन्होंने कहा कि हम साथ देंगे, कोई ऐसा प्रेशर होता है इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए। अब यूएई पे जिस तरह हमला हुआ है, तो आप समझ लें कि वो खुल के वो कोशिश करेगा कि इसको मैं मदद करे, दैट इज वन थिंग। लेकिन उससे यूएई को बड़ा नुकसान होगा अगर वो ऐसा ओपनली आता है। फिर दूसरा ये है कि साउथ कोरिया की मैंने बात की तो उनके एक कार्गो शिप हिट हुआ और वो ऑलमोस्ट डैमेज हुआ। तो साउथ कोरिया को पे कह रहे हैं, या फिर इसके बाद यूरोपियन जो कंट्रीज है वो चाहते हैं कि वो इसमें शामिल हो, लेकिन यूरोपियंस दे आर अवॉइड कर रहे हैं वो। अदरवाइज आप देखें कि केयर स्टैमर या फ्रेंच प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अदरवाइज कोई कोलिशन बने, कोई ऐसा डिप्लोमेटिक चैनल करके इसमें कोई मैकेनिज्म वो चाहते हैं डेवलप करें फॉर दी सेफ पैसेज ऑफ शिप्स। और वो समझते हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तो वो जब तक कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कोई मुल्क बाहर से आके इनको सपोर्ट करेगा। लिविंग असाइड यूएई, जो मुझे लगेगा अगर ये कुछ सपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे यूएई को बड़ा नुकसान होगा अगर इस तरह खुल के ये आते हैं। तो आप इमेजिन करें अगर दुबई के जो वो दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अगर उनको कोई हिट करता है मिसाइल, जो ऑलरेडी दुबई और यूएई में बड़ी मुश्किलात हैं, तो उनके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। ब्रिगेडियर साहब, खत्ते में जंगबंदी के बावजूद यूएई हुकाम ये दावा करते नजर आते हैं कि ईरान की तरफ से 4 मिसाइल हमले हुए हैं उन पर। आप पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें ऐसे में किस हद तक कामयाब होती हुई देख रहे हैं? ऑलरेडी मेरे ख्याल में आप देखें कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये है कि आज कल ही आप देखें इन तमाम वाकयात के 12 घंटे के 12 से 24 घंटे के अंदर अब्बास अराक्ची का जो पोस्ट थी, और उसने एक्नॉलेज किया कि ग्रेशियस एफर्ट्स उन्होंने कहा पाकिस्तान कर रहा है। फिर सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के एफर्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप तो बारहा एक्नॉलेज करते रहते हैं, हर दफ़ा बात करते हैं पाकिस्तान के एफर्ट्स को और सिंसेरिटी को वो मानते हैं।
और फिर जिस तरीके से आप देखें जिस तरह है, अगर आप, हमें तो महसूस नहीं हो रहा है जी। जिस तरह 12 से 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो हमारी लीडरशिप है जो इसमें इन्वॉल्व है, वो मेरे ख्याल में वो इस इंटेंस डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व होंगे। हम लोग तो सो रहे होंगे लेकिन वो नहीं सोए होंगे, क्योंकि एक एक मिनट जो इस डेवलपमेंट में मैटर करता था। तो दैट इज द सिंसियरिटी पाकिस्तान डेमोस्ट्रेट कर रहा है, और पाकिस्तान इंटेंस डिप्लोमेसी बैक चैनल में अभी भी जारी है, और पाकिस्तान यही चाहेगा, और पाकिस्तान के ऊपर सबका ट्रस्ट है। दैट्स वाई कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कोई ना कोई एक होपफुली, एज मैंने कहा कि 14 पॉइंट बड़े फ्लेक्सिबल किस्म के हैं, हो सकता है कि इस पे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बेशक ब्रिगेडियर साहब, हम इम्कानात की ही बात कर रहे हैं और हम दुआ गो भी हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकले और कशीदगी किसी तरह कम हो। खुदा ना खास्ता कोई चांस अगर आपको बनता दिखाई दे रहा है, तो जंग का अगला मरहला आप बनता दिखाई दे रहे हैं, या ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से ईरान पर डील के लिए सिफारती दबाव बढ़ाने का कोई एक तरीका है? सॉरी, देखिए ऑलमोस्ट ये चीजें तो होती हैं, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। आप जिस तरीके से उन्होंने कहा डार्क ईगल मिसाइल भी शिफ्ट हो रहे हैं, 15,000 एडिशनल ट्रूप्स भी आ गए हैं, और इस तरीके से रीपोजिशनिंग की है, और लॉजिस्टिक्स भी है, और म्यूनिशन भी पहुंचा हुआ है। तो ये प्रेशर तो है। अगर खुदा न खास्ता देखें कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, कोई फास्ट ब्रेक हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन कुछ भी होता है, तो इसके सीरियस इम्प्लीकेशन होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब अगर यूएई रिस्पॉन्ड करता है, अभी आप देखें ना सिनेरियो, आप देखें क्या हो सकता है। अगर यूएई रिस्पॉन्ड करता है, ईरान दोबारा जवाब देगा, उसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन है। और इसके बाद हो सकता है ईरान जो रीजनल जो बेसिस हैं, कुवैत में भी हमले कर सकता है, कतर में भी कर सकता है, बहरीन में भी कर सकता है, जिससे फिर ये कंट्रीज भी इसमें ड्रैग इन होंगे। फिर अमेरिका इसमें एंट्री अमेरिका की दोबारा होगी, तो फिर देखें कि डिस्ट्रक्शन होगी। ऑलरेडी देखें ईरान के लिए भी बहुत मसाइल है। ईरान अभी कब तक सरवाइव करेगा? वो खुद कहते हैं 3 to 6 मंथ हम लड़ सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मुश्किलात हैं। $300 बिलियन का ऑलरेडी नुकसान हुआ है। रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर सकते हैं। द ओनली सोर्स वाज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो ब्लॉक है, तो उनके लिए भी मसाइल हैं। इसी तरह अमेरिका के लिए भी मसाइल है, रीजनल कंट्रीज के लिए भी मसाइल है, और फिर ओवरऑल देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मसाइल है, क्योंकि आपकी हाफ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, अब तो मैं कह सकता हूँ फुल वर्ल्ड इकोनॉमी इज नाउ एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डेवलपिंग सिचुएशन इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। और जिस इन्फ्लेमेशन हुई है, आप देखें ना कि कोई शिप इंश्योरेंस वाले भी तैयार नहीं है, डिस्पाइट अमेरिकन ने कहा हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज भी तैयार नहीं है, तो वो खतरा मोलने को तैयार नहीं है। 1980s में प्रॉब्ली इट वाज रेगन के दौर में ये कंसेप्ट उन्होंने कार्गो टैंकर्स को एक्सपोर्ट किया था उस वक्त, जब यहाँ पे उस वक्त भी कोई सिचुएशन डेवलप हुई थी। तो अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट तो खैर स्टार्ट ऑफ हॉर्मुज़ 1949 से यहाँ पे है। यहाँ पे क्वार्टर डॉक्ट्रिन भी चली है, रेगन का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रही है, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपनी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सो देखें कि इट इज गेम ऑफ द इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है सबका। लेकिन अमेरिका का अभी प्रेस्टीज है ना कि वो समझते हैं कि दे आर द पावर, लेकिन वो पावर डिक्लाइन कर रहा है, तो वो बात नहीं है, क्योंकि अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया। अब नो इट इज ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, दैट्स वाई कि रशिया की बड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है। चाइना ने जो कल कह दिया है कि अमेरिका ने बिल्कुल वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर बनता जा रहा है, और जिस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अगर ये चीज़ें शुरू हुई थी तो वो अचीव नहीं हो पाए हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब, आपके वक्त का जो सिचुएशन है वो सबके सामने ही है कि कभी जंगबंदी की बातें होती हैं और कभी जी कहा जाता है कि माइट भी पॉसिबल एक जंग का आगाज़ हो, क्योंकि दोनों ही ममालिक डटे हुए हैं। और अमेरिका कभी डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तरफ से धमकी देते हैं, नक्शे से मिटाने की धमकी देते हैं, और दूसरी तरफ से फिर मामलात जो हैं वो जंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान स्टिल बहुत एफर्ट कर रहा है कि किसी ना किसी तरह खित्ते में अमन हो, क्योंकि तमाम ममालिक की मईशतें जो हैं इस जंग पर टिकी हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये जो जंग है अगर होती है, कशीदगी होती है, तो पूरे मुल्क को या पूरे खित्ते को, तमाम मुल्कों को इस लपेट में लेगी। तो वाकई बड़ी ही खतरनाक सी सूरत हाल बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है, और हम देख रहे हैं कि जंग की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अमन की बातें भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहेगा। दर्जा हरारत क्या रहेगा, वाकई ये सारी सूरत हाल आप एकदम से यूँ आए हैं कि जंग के माहौल से अब हम मौसम पर ही चलते हैं, क्योंकि एक मौसम ही है जो कहीं ना कहीं हम पर थोड़ा मेहरबान हुआ है। थोड़ा तूफ़ानी बारिशें भी हो रही हैं कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। तो मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहेगा, आइए चलते हैं और देखते हैं।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाएं चलने का इम्कान है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 18 और कम से कम 8 डिग्री तक गिरने की तवक्को है, जबकि स्कर्दों में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 12 और मिनिमम 4 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 25 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 21 और कम से कम 8 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान भी जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 32 और कम से कम 20 डिग्री तक रहने की तवक्को है। सवात का रुख करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 15 और कम से कम 7 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, बुनेर, कोहिस्तान और मालाकंड में बारिश का इम्कान है। और अब बात कर लेंगे 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की, जहां हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 32 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 32 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान का रुख करें तो मुल्तान में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 36 और मिनिमम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में भी मौसम खुश्क रहेगा, जबकि दिन के दौरान जनूबी अजला में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। और नाज़रीन, अब बात करते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलोचिस्तान की। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्म रहने का इम्कान है। कोयटा की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो 32 और मिनिमम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। आखिर में जी हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबे सिंध का मौसम, जहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में हम देख रहे हैं मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 38 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 41 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। ताहम बादस दोपहर तेज़ और गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त और ब्रेन गेम की बात होने वाली है। और ज़ाहिर कभी आपने शतरंज खेली है? खेली? नहीं, मैंने बसात बिछी हुई बड़ी देखी, शतरंज नहीं मैंने कभी खेली। मैं तो जहाँ कहीं शतरंज का वर्ड भी हो तो दूर दूर नहीं नजर आऊंगी। मुझे लगता है ये खेल सिर्फ जेम्स बॉन्ड की फिल्मों नहीं, वो आप बता रही थी कि वो मैं कहीं गई थी और जमीन पे वो बना हुआ था, शतरंज बनी हुई थी और मैंने उस पर टापू खेला। कुछ ऐसा ही हो सकता है हमारे साथ, तो जिनके पास थोड़ा सा कम ज़हन होता है। लेकिन वाकई ये बहुत ही जहन जो है वो ज़बरदस्त जहन हो तो ही ये गेम खेली जा सकती है। और पाकिस्तान का 11 साल का बच्चा ये काम कर जाए तो भाई वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। और शायद ये हम बड़ों को तो एक ख्वाब जैसा ही लगे, लेकिन भाई पाकिस्तान में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी इतने ज़बरदस्त काम करें, इतने ज़हीन काम करें। हमारे दरमियान आज एक ऐसा हीरो मौजूद है जिसने छोटी सी उम्र में ही जी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के बच्चे
कितने बासलाहियत है और किसी से कम नहीं। बिल्कुल वहाँ आपने सही नक्शा खींचा और साथ जहांगीर मंज ने पूरी दुनिया को चेकमेट कर दिया है। साथ पाकिस्तान के पहले एरिना इंटरनेशनल के मास्टर बन चुके हैं। कोई मामूली बात आप इसे मत समझिएगा जनाब, और फ्यूचर में हम साथ को एक आलमी स्टार बनते हुए भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे नन्हे लेकिन ज़हीन मेहमान, शतरंज के चैंपियन साद जहांगीर से। साद, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि पहले तो मुस्कुराएं, बात फिर हम बाद में करेंगे। यस। पहले हमें ये बताएं कि आप कब से चेस खेल रहे हैं, पैशन है या किसी को देखा फैमिली में खेलते हुए फिर आपने खेला, और अपना ये जो आपने एजाज़ हासिल किया है इसकी भी इम्पोर्टेंस बताएं हमारे देखने वालों को। थैंक यू वेरी मच। मुझे जस्ट 1 ईयर हुआ है चेस खेलते हुए। मुझे मेरे बाबा ने चेस शुरू कराई थी। फिर आपके बाबा भी अच्छे प्लेयर हैं? जी। ओके। फिर मैंने भाइयों से खेलने लगा। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे खुद भी इंटरेस्ट पैदा हो गया। इंटरेस्ट पैदा हो गया, जबरदस्त। और ये जो आपने चैंपियन बने हैं आप, इसके बारे में हमें बताएं, ये कितना बड़ा एजाज़ है और कितना ये मुश्किल काम है, कितनी टफ जॉब है? फीडे की एक प्लेटफॉर्म है worldchess.com। उस पे 1700 प्लस रेटिंग होनी चाहिए और 50 टूर्नामेंट गेम्स में मेंटेन करनी होती है। अच्छा, वाव, फिर मिलता है हमें ये टाइटल। जबरदस्त। अच्छा साद, ये भी बताओ फर्स्ट टाइम आपने किस उम्र में खेली थी और तब क्या क्या फील किया कि क्या पैशन नजर आया इसमें, क्या स्कोप नजर आया कि यस ये मेरा इंटरेस्ट है? अदरवाइज बच्चे तो वीडियो गेम्स ही खेल रहे होते हैं इस उम्र में तो। मैं जब 9 ईयर्स का था, अच्छा। मुझे तब से शौक हुआ। मैं स्विमिंग भी करता हूँ, कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ, फर्स्ट डान, हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ, स्विमिंग में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी हूँ, पियानो भी बजा लेता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि चेस भी शुरू करो। ठीक है। उसके बाद मुझे भी चेस में काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया। ओके। तो साथ हमें ये बताएं कि देखें ना, कोई बच्चों वाले आप गेम खेल रहे हो तो आपको कोई ना कोई साथ आपका साथी मिल जाता है जिसके साथ आप गेम खेल सकते हैं, लेकिन ये आप बड़ों वाली गेम खेलते हैं तो इसमें बच्चे तो मेरा ख्याल है बहुत कम ही इतने एक्सपर्ट होंगे जितने आप हो गए हैं। तो बड़े लोगों के साथ या बैठ के ये गेम्स वगैरह खेलते हैं और उन्हीं की कंपनी आप एंजॉय करते हैं? जी, मैं ऑनलाइन भी खेलता हूँ चेस। ऑनलाइन भी अच्छा। चेस खेलते हैं? वाह, मतलब उन्होंने देखें ऑनलाइन वरना चेस खेलने का आजकल- क्या जी। तरीका है? ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म होते हैं, ली चेस, chess.com, ओके। उस पे मैं खेलता हूँ। वाह, जबरदस्त। देखें आजकल के बेहतरीन। दौर में उज़ैर जहाँ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हैं तो बच्चे बस गेम्स ही खेल रहे होते हैं, या डिजिटल या सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कुछ और ही हो रहा है। लेकिन अगर जहन हो तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब चेस भी ऑनलाइन खेली जा सकती है, स्कोप हर जगह आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, आपके खानदान में भी एक होता है ना कि चलती आ रही है कोई रिवायत है, कोई चेस खेलता है उनको देख लिया, या बस बाबा ही खेलते थे, या बाबा किनके साथ खेलते थे, कोई पुरखों का सिस्टम चलता कि इतनी ज़हीन फैमिली है तो बड़ी जबरदस्त बात है। मेरे खानदान में बाबा और भाई खेलते हैं। ओह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और अगर आप हम दोनों को सिखाना चाहें तो आपको क्या लगता है हम कितने क्विक लर्नर हैं, हम कितनी जल्दी खेलना सीख सकते हैं चेस को? नॉर्मली तो आप 5 to 6 मंथ्स में। और एबनॉर्मली? ऑनर, आप बेइज्जती करवाना चाह रहे हो? 5 to 6 मंथ्स। अच्छा, 5 to 6 मंथ्स में। अच्छा अच्छा, अब हमें ट्रिक्स भी बताएं इसमें जीतने की इसको हम कोई ना ट्रिक। कंपैरिजन करते हैं दूसरे खेलों के साथ में। हम दूसरे खेलों के साथ तो करेंगे लेकिन पहले ट्रिक तो सीख लो, जहर कभी गलती से खेलनी पड़ जाए। इसमें ट्रिक बताएं कि कोई जीतने की कोई ट्रिक होती है जो पहले बारी ले ले, या उसके पास चांस ज्यादा होता है या बाद वाले के पास? पहले तो हमें पीसेस चलाने चाहिए। ओके। इसमें होते हैं नाइट, बिशप, रुक, पॉन, क्वीन, किंग, इनकी हमें सबकी चालें आनी चाहिए। अच्छा। अच्छा। और इस गेम में मेन फोकस ये होना चाहिए कि किंग को ट्रैप करना है। ओह, अच्छा। वाह 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 वाह। वाह वाह। और भी हमें जरा गेम के बारे में बताएं ना, कौन कौन सी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, और चेकमेट क्या है, और इस तरह की कौन कौन सी चीज़ें हैं? जब किंग को हम ट्रैप कर लेते हैं और किंग को चेक होती है, उसको चेकमेट कहते हैं। उसे चेकमेट ओके। कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा कोई चीज़ें इसके अंदर जो हैं बड़ी टेक्निकल सी, वो भी आप हमें बताएं ना साथ साथ। इसमें कैसलिंग होती है, एम पास-ऑन होता है। ओके। वाह वाह। कास्लिंग में होता है जब हमारा किंग 2 स्क्वायर आगे आ जाता है, रुक भी 2 स्क्वायर। वो साथ बन अभी जाती आप है। हमें ब्रेक में बता रहे थे कि आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है। वो भी आपका शौक है? घर वाले आपको कहते हैं कि नहीं पढ़ाई के साथ ये आपकी रूटीन होनी चाहिए ताकि आप फजूल ना बैठें, या आप जब चेस खेल खेल के अब आप कहते हैं कुछ और होना चाहिए, फिर आप स्विमिंग भी करते हैं, कराटे भी करते हैं? कराटे में भी आप माशाल्लाह से ब्लैक बेल्ट है। जी, मेरा टाइम टेबल बना हुआ है। मैं स्कूल से आता हूँ 2 o'clock, मैं फिर स्कूल का होमवर्क करता हूँ, फिर मैं चेस को टाइम देता हूँ।
फिर मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ, फिर आके मैं स्कूल को टाइम देता हूँ। अच्छा, तो अच्छा साथ ये टाइम टेबल कौन बनाता है? क्योंकि वाकई पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है जो इतने ज़बरदस्त अंदाज में ये सब कुछ मैनेज करें कि किस तरह से स्टडी भी करनी है, शतरंज भी खेलनी है, फिर स्विमिंग का भी टाइम है, कराटे का भी टाइम, ये सारी रूटीन पेरेंट्स ने डिसाइड की हुई है, जी, उन्होंने उसी स्केड्यूल से चलना है। तो खाते क्या है? बादाम खाते हैं इतने ज़हीन है? हमें कोई अपनी डाइट भी बताए ना ताकि हम भी इतने ज़हीन हो सकें। मेरा डाइट प्लान बना हुआ है। अच्छा, सुबह वाओ। मिल्क शेक पीता हूँ, फिर बादाम, नाश्ते में दही, ये मेरे। अच्छा, कभी आपने अपना आईक्यू लेवल भी चेक किया है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है? नहीं, आईक्यू लेवल नहीं चेक किया। नहीं चेक किया। अच्छा, वैसे ये बताएं कि ये कहा जाता है कि शतरंज जो है ये ज़हीन लोग ही खेल सकते हैं, इंटेलिजेंट लोग ही जो हैं इसको खेल सकते हैं। क्या आम लोग भी इसको खेल सकते हैं? आम लोग भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर जीत नहीं उनको- सकते। नहीं, अगर आम लोगों को भी आ सकती है अच्छी चेस। अच्छा, शतरंज खेलने का फायदा क्या होता है? ऑब्वियसली जहन की गेम है, बहुत जहन लड़ाना पड़ता है, तो कभी अपनी लाइफ में भी कभी इसका कोई फायदा हुआ है कि वही चालें चल लेता है, साथ साथ शतरंज की चालें चल सकता कितना है, स्ट्रॉन्ग बनाया इस गेम ने हर आपको। तरह की चालें चल सकता है पॉजिटिव वे में। तो सुना भी है कि चेस लाइफ को भी काफी इफेक्ट करती है, क्योंकि ब्रेन गेम है ये। तो अच्छा, ब्रेन साथ वाले मुझे काम बताएं- हो जाते हैं, जिस तरह रिलैक्स हो जाते हैं। साद का लग रहा है ना कि बड़ा सोबर, सुलझा, रिलैक्स और समझदार बच्चा होता है। क्या शतरंज के ये भी असरात पर्सनालिटी पे इफेक्ट करती है? जी, ये भी काफी करता है। अच्छा, साथ मुझे बताएं आपका चेस खेलने के लिए पार्टनर कौन है, आपका कंपटीटर कौन है जिसके साथ आपको खेलने का भी मजा आता है, आपको टफ टाइम भी देता है और आपको लग रहा होता है कि इससे जीतना आज मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा? पार्टनर मेरे भाई हैं और मैं ऑनलाइन खेलता हूँ सही। ज़्यादातर। अच्छा, ये लास्टली बताइएगा, टाइटल जीतने से पहले आपने कितनी प्रैक्टिस की, क्या प्रेशर होता है, और टाइटल जीतते वक्त क्या आप सोच रहे थे कि आपको लग रहा था कि आप विन कर जाएंगे और वाह, छोटा सा बच्चा पाकिस्तान का नाम रोशन कर दे? टाइटल जीतने से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। मैं कोई 3 to 4 आवर्स डेली चेस खेलता था, ओके, वाह। तो फिर जाके मुझे ये टाइटल मिला। और आगे के अब गोल्स क्या हैं? आगे मेरा एरिना ग्रैंड मास्टर लेना है मैंने, उसके भी मैं काफ़ी करीब हूँ। वाह, ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं जी आप कामयाब हो और इसी तरह कामयाबियां इंशाल्लाह। समेटें। इतने ज़हीन माशाल्लाह पाकिस्तान के बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल रोशन है। बहुत शुक्रिया साद आपके वक्त का, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है और ज़हीन गुफ्तगू हुई है। और गुफ्तगू भी हुई है और हमने अब ये सोचा भी है कि हम भी जो है ना वो चेस सीखेंगे भी Checkmate। और इसको खेलने की कोशिश भी करेंगे। एक माम, दूसरे- आप हम- एग्री कर रही हैं? हम लुडो तक ही महदूद है, उसे ब्रेक ही ले लेते, बहुत ज़हीन बात है। या वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और उज़ैर, आपको पता है आजकल घरों में सबसे बड़ी जंग किस बात पर होती इस है? बात पे कि क्या पकाना है आज? नहीं, वो ना तो पैसों पर है और ना ही जायदाद पर। वो जंग होती है कि मोबाइल फोन के लिए बच्चों से ये 2 सही मिनट कहा। के लिए फोन क्या ले लो, पूरा घर सर पर उठा लेते। यकीन करें, मुझे डर लगने लगा है कि हमारे बच्चों का बचपन इन स्क्रीन्स के अंदर कहीं गुम ही ना होता जाए। वो जो खेल कूद के दिन थे, पार्क्स में जाना, घूमना, एंजॉय करना और आउटडोर गेम्स होना, अब हम देख रहे हैं कि बच्चे जी सिर्फ यूट्यूब, ऑनलाइन वीडियो गेम्स तक ही महदूद होके रह गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप हम, और ये सिर्फ गुस्सा नहीं है बल्कि एक साइलेंट किलर भी बन चुका है जो हमारे बच्चों की सोशल लाइफ, उनकी आंखों की चमक छीन रहा है। और वालिदैन बच्चों के हाथ में फ़ोन तो थमा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आगे चलकर ये मोबाइल कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह कि अब हमें किसी हद तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में टेली तबीब 1123 के नाम से फ्री कंसल्टेशन सर्विस काम कर रही है। बस एक कॉल करें और माहिर डॉक्टर आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। टेली तबीब के काम करने का पैटर्न क्या है, मोबाइल की लत से बच्चों को बचाना ये किस तरह से किया जा सकता है, सीनियर साइकोलॉजिस्ट टेली तबीब शहरोज गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू शहरोज साहब। कहिएगा कि वालिदैन अक्सर ये समझते हैं कि बच्चा जिद कर रहा है, लेकिन वो कौन सी हद है, किस तरह से हम लिमिटाइज कर सकते हैं जहाँ पर जिद एडिक्शन में जाकर बदल जाती है? Walaikum Assalam. Thank you so much, Uzair, for having me on this show. वेलकम। So, देखिए, मोबाइल का यूज़ ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो कोविड के बाद से सबसे ज़्यादा इसके यूज़ में इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पे बच्चों के मामले। और बच्चों का जैसे यूज़ बढ़ता जा रहा है, उनको वो मौके जो कि मोबाइल के अलावा लाइफ देती है, जैसे लोगों से मिलना, खेलना,
और लोगों से राब्ता कायम करना, नई चीजें सीखना, नए शौक पैदा होना, इस चीज से महरूम हो जाते हैं। तो स्क्रीन टाइम से क्या होता है, बेसिकली आपकी लाइफ जो है, लाइफ के अंदर जो क्वालिटी टाइम है वो कम है। इसके असरात में सबसे बड़ा जो असर देखा जाता है वो ये कि जो अब एक टर्म न्यू सुनाई दे रही है जिसका नाम है वर्चुअल ऑटिज्म। ठीक है, अब इस वर्चुअल ऑटिज्म में सबसे बड़ा इशू यही है कि इसके सिम्टम्स ऐसे महसूस होते हैं जैसे कि एक ऑटिज्म की जो एक डिसऑर्डर है बाकायदा, जो एक सिवियर कंडीशन है, जो एक जिंदगी भर रहती है कंडीशन, उसके सिम्टम्स से मैच करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर वक्त पर इलाज मिले, वक्त पर काउंसलिंग मिले, पेरेंट्स को गाइडेंस मिले, तो वो स्क्रीन टाइम कम करने के तरीके पता हो, तो इससे वो बच्चा या वो जवान रिकवर कर सकता है, वो सलाहियत वापस से हासिल कर सकता है जो उसने खोई है इन मोबाइल के यूज की वजह से। सही। अच्छा शरोज, अगर हम बात करें ये जो सिंध हुकूमत ने फैसिलिटी दी है और टेली तबीब 1123, ये वालिदैन की किस तरह से रहनुमाई कर रही है और क्या वो घर बैठे बाकायदा थेरेपी सेशन इस पर ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारी हेल्पलाइन पर पिछले कुछ अरसे से हमें 400 प्लस कॉल्स सिर्फ इसलिए आई हैं कि उनका बच्चा मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और इसके अंदर हम हेल्प इस तरह से करते हैं बेसिकली कि हम बच्चे की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चे ने पैदाइश से लेकर अब तक जो उसकी एज है, उसके क्या माइलस्टोन्स उसने कवर किए हैं। और माइलस्टोन से मुराद क्या होता है कि हर बच्चा हर उम्र के हिस्से में कुछ स्किल्स, कुछ सलाहियतें शो करता है। ठीक है, अगर वो सलाहियतें उसकी उम्र से कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिले का शिकार है। अब हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर भी रिसीव हो रहे हैं ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज क्या देखा जा रहा है, मोबाइल की यूज की वजह से बच्चा जो है स्पीच डिले हो गया, बच्चा बात नहीं कर पा रहा, जो उसको अल्फाज बोलने चाहिए वो बोल नहीं पा रहा। वो सीख तो रहा है, वो स्क्रीन से अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर रहा है, वो नए नए अल्फाज सीख रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं जानता। तो टेलीतबीब उनकी स्क्रीनिंग करता है, उनके पेरेंट्स के साथ उनसे सवाल करता है, स्क्रीनिंग करता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, घर पर रहते हुए वो क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइडेंस और काउंसलिंग की मदद से हमारे पास काफी ऐसे केसेस रिकवर हुए हैं, जिसके अंदर एक केस अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 महीने में अगर बात करें तो एक बच्चा अगर 8 से 9 घंटे उसका स्क्रीन टाइम था, तो अब उसका 1 से 2 घंटे पर आ गया है। और वो स्किल्स जो खो चुका था, खास तौर पर बात करना, बातचीत करना, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, उन सिम्टम्स में कमी आई। तो इस तरीके से हम टेलीतबीब 1123 पूरे पाकिस्तान के लिए हाजिर है इस इशू के लिए, या कोई भी जहनी मसाइल हो या इवन आपका मेडिकल इशू हो, कोई आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, इस हेल्पलाइन के जरिए आप ज़ाहिर है आप अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। शरोज, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट तो सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। पूरे पाकिस्तान के लिए क्या ये दस्तयाब है? पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने से कोई बैठकर आप लोगों से कनेक्ट कर सकता है? कोई भी मसला है, ज़हनी प्रॉब्लम है, कोई सेशन लेना है, कोई थेरेपी लेनी है, तो आप लोगों से रुजू किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से अगर आप कॉल करते हैं, हमारा यूएन नंबर भी मौजूद है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप कभी भी 24 घंटे 7 दिन आप यहाँ पर कॉल करें। अगर आपको डॉक्टर की रहनुमाई की जरूरत है, किसी भी तरह के इलाज की जरूरत के हवाले से आपको सवाल है, दवाई के बारे में पूछना है, तो आप इस यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दी जा सकती है, इवन अगर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी रेफर किया जा सकता है। 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है यहाँ। सही। अच्छा शहरोज, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बच्चों की और वालिदैन की रहनुमाई के लिए अगर किसी को क्लिनिक कोई अवेलेबल हो, खुद आकर अगर इस तरह से फिजिकली अप्रोच करना हो, तो क्या क्या सहूलियात हैं? जी देखिए, अप्रोच करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि माँ बाप के लिए वो कौन से ऐसे 3 साइन होने चाहिए जो वो बच्चों में देख रहे हैं, जिससे उनको लगे कि उनको विजिट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है लेकिन वो आपके नाम, बच्चे का नाम अगर बुलाते हैं तो वो आ नहीं रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है, वो अपने नाम को नहीं पहचान रहा है,
दूसरा साइन ये है कि वो आई कांटेक्ट आपसे मेंटेन नहीं कर रहा, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहा, या फिर अगर उसको कोई चीज चाहिए तो उसको पॉइंट करके नहीं बता पा रहा। ठीक है। तीसरा, अगर वो एक ही एक्शन, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर ये 3 साइंस आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे में हैं, तो अगेन हम इसको डायग्नोज नहीं करते हैं इसी 3 साइंस के बेसिस पे, लेकिन ये साइंस हैं कि जिसकी बुनियाद पे आप विजिट कर सकते हैं अपने माहिर नफ्सियात को। माहिर नफ्सियात की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में कम है, और जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अगेन आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी लैकिंग होगी। तो उससे बेहतर ये है कि आप पहले 1123 हेल्पलाइन या सही। किसी भी ऐसी हेल्पलाइन जहां पर आपको मालूमात मिल सकती है, मशवरा मिल सकता है, उसको अप्रोच कर लिया जाए। यहाँ पर हमारी सर्विस में माहिर नफ्सियात हैं। बिल्कुल शेरोज़, ये तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, और आपके साथ इस हेल्पलाइन पर रब्ता करके कनेक्ट भी लोग हो सकते हैं, असेसमेंट भी करवा सकते हैं, ख़ासतौर पर बच्चों के जो मसाइल आ रहे हैं, ऑटिज़म जो है, ADHD के मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि अगर आप देखते हैं कि किसी का असेसमेंट के बाद ऑटिज़म के अंदर स्कोर बहुत ज़्यादा है और उसकी रिकवरी के लिए उसको अंडर सुपरविजन रखना है, उसको देखना है, तो क्या उसके लिए आपके कोई क्लिनिक्स हैं जो कि मौजूद हैं जहां पर वो आकर आपसे मुलाकात भी कर सकते हैं बराह रास्त, और इस तरह के कितने क्लिनिक जो हैं वो मौजूद हैं? जी, देखिए हमारे पास हम जब स्क्रीनिंग करते हैं ना, तो ऑब्वियसली आगे जो इलाज की जब जरूरत होती है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनको ऑटिज्म हो सकता है, ये रेड फ्लैग्स मौजूद हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्लिनिक्स से हम कनेक्टेड हैं। सिंध हुकूमत का एक और इदारा है C-ARTS, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑटिज्म पर ही वर्क कर रहा है। तो हमारा रेफरल लिंकेजेस के थ्रू बेसिकली हम कनेक्टेड हैं उन इदारों से कि जब हमें आइडेंटिफाई होता है केस, तो हम उन इदारों में रेफर कर देते हैं केस की हिस्ट्री के साथ। तो पूरे सिंध भर में आप कह सकते हैं कि हमारी जो लिंक है उन इदारों के साथ मौजूद हैं कि खासतौर पर अगर हम हुकूमत के हिसाब से बात करें, तो सिंध हुकूमत की जानिब से C-ART इदारा है जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं। सही, बहुत शुक्रिया शेरोज़ आपके वक्त का, और बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि दीगर ममालिक कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के हिसाब से या बच्चों को देखकर कोई एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का इनिशिएटिव लेना, क्योंकि बच्चों में हम देख रहे हैं बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। डिजिटल दौर में अगर हम दाखिल हो रहे हैं तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, पेरेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चों के हाथ से मोबाइल छुड़वाना कैसे है, जिसकी वजह से उनकी तालीम मुतासर हो रही है, सेहत मुतासर हो रही है। इवन बच्चे खाते वक्त भी मोबाइल या कार्टून्स देख रहे होते हैं, और स्पीच डिले वाले ऑब्सेशन है एक मोबाइल से, उससे आप दूरी इख्तियार कर ही नहीं सकते। बच्चे चाह के भी, वालिदैन चाहे जिस तरह से मर्जी बना ले, लेकिन बच्चा जनाब फ़ोन के साथ ही जो है हर वक्त नजर आता है। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि जनाब बच्चों के अलावा बड़ों के लिए भी किसी भी किस्म के मसाइल हैं, और जो ज़हनी सेहत है, सिंध हुकूमत उसको तरजीह दे रही है, उसके हवाले से इक़दाम कर रही है, और ये यकीनन इक़दाम जो है वो काबिल सताइश है। अभी ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है जब भी किसी के चेहरे पर थोड़ी सी जर्दी नज़र आए या जर्द रंग का अगर बच्चा नज़र आ रहा हो, तो अक्सर कहते हैं जी थकन हो गई है, या घर के बड़े ये मशवरा देते हैं कि इसमें खून की शायद कमी हो गई है, जाओ बाज़ार से कलेजी लाओ और इसे पकाकर खिलाओ तो खून की कमी पूरी हो जाएगी। तो बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि कलेजी तो खून बनाने की मशीन है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा कलेजी खाना फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकती है, या वाकई कलेजी खून बनाती भी है, या ये सिर्फ एक मिथ है। माहम ज़्यादती तो हर चीज़ की बुरी है, और कलेजी के मामले में तो ये बात और संगीन हो जाती है। हम इसे आयरन का ख़जाना समझते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि इसमें विटामिन ए और कोलेस्ट्रॉल की इतनी ज़्यादा मिकदार होती है कि अगर रोज़ाना खाई जाए तो जिगर जवाब दे सकता है। ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन और नन्हे बच्चों के लिए तो एक रिस्की मामला हो सकता है। तो क्या कलेजी खाना वाकई जिगर को ठीक करता है, या महज एक मफरूज़ा है? इसी मामले को समझने के लिए हेल्दी लाइफ एक्सपर्ट शहबाज बसरा साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि दस्तरखान पर कलेजी की कितनी मिकदार होनी चाहिए। बसरा साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि कलेजी खाओ खून बढ़ाओ की हकीकत आपके नज़दीक क्या है? क्या ये वाकई खून बनाने में इतनी ही तेज है जितना दावा किया जाता है? जी बिल्कुल, जो खून बढ़ाना है ना, दरअसल ये आयरन बढ़ाना है जी। और आयरन की कमी जो है ना यही अनीमिक करती है, और आयरन जो है ना वो हमारी ऑक्सीजन को लेके फेफड़ों से खून के अंदर पूरे जिस्म में लेके जाती है। तो जब आयरन की कमी हो जाती है
तो फिर जिस्म जो है ना वो शदीद डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है। और उसके लिए जो खुराक जिसके अंदर सबसे ज्यादा जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होने वाली आयरन है वो यकीनन कलेजी ही है, खा वो मटन की हो, बीफ की हो या इवन चिकन की भी हो, उसके अंदर अच्छा। बहुत ज्यादा है। सही। लेकिन उससे पहले ये आपको ये देखना, ये रिपोर्ट जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना उनमें 10% से कम लोगों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े सगीर के लोग हैं इनके अंदर 40% से जो ज्यादा लोग हैं उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि एक तो हम आयरन वाली खुराक कम खाते हैं और दूसरा हर खाने के बाद चाय पीते हैं। जी हाँ, चाय के अंदर टैनन होता है जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है आयरन के साथ, खास तौर पे जो प्लांट बेस आयरन है जैसे हम पालक की बाकी है। लेकिन जो एनिमल बेस्ड होती है जैसे कलेजी है, गोश्त है, बाकी है, उसके ऊपर टैनन का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, कम उसको भी करती है। तो हम धड़ाधड़ एक खुराक कम खाते हैं आयरन वाली, दूसरा हर खाने के बाद चाय पीते हैं जिसकी वजह से पूरे बड़े सगीर के अंदर ही आपको आयरन की डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन नजर आएगी। ओके, अच्छा बसरा साहब, सबसे अच्छी कलेजी किस जानवर की होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेहतमंद है या नहीं है? दूसरा, अब ये जो कलेजी की बात हुई है ना, जो एक देखिए एक नॉर्मल बंदा जो है ना उसे तकरीबन अडल्ट को 8 से 10 मिलीग्राम जो है ना वो आयरन उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। खवातीन में खास तौर पे चूंकि उनके मेंस्ट्रुएशन भी खासा जाया होता है और प्रेगनेंसी के दौरान भी उनकी तकरीबन डबल रिक्वायरमेंट बन जाती है, कोई 15 से 18 मिलीग्राम। अब इसको पूरा कैसे करना है? एक कलेजी जो है ना वो 100 ग्राम की वो आपको मैक्सिमम दे देती है तकरीबन 7-8 मिलीग्राम, यानी कि अगर आप कलेजी खाएं तो वो काफी है। बाकी गोश्त में, दालों में, पालक में, अंडे में, सब में 2-2, 3-3, 4-4 मिलीग्राम आपकी नॉर्मल जो ना मिलती है। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ फूड होगी तो अवेलेबल हो जाएगा। अब मसला ये है कि कलेजी हम रोज खा नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए की बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। विटामिन ए बहुत ज्यादा चाहिए, हमें आंखों के लिए चाहिए, हमारे जिस्म की एज ए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। लेकिन कलेजी को अगर रोजाना अगर खाना शुरू कर देंगे तो खास तौर पे जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनको तो बहुत मना किया जाता है कि हफ्ते में 1 दिन कलेजी जरूर खाएं हफ्ते में 1 दिन, लेकिन 1 दिन से ज्यादा नहीं। ठीक है। अब उसमें होता ये है कि अगर हम रोजाना कलेजी खाना शुरू कर देंगे तो जो विटामिन ए की ज्यादती है वो लिवर टॉक्सिसिटी कर सकती है, तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लिहाजा वो नहीं, इसको रोटेशन में रखें। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आमतौर पे जानवर अगर बीमार हैं बहुत ज्यादा, जानवरों में हेपेटाइटिस उनमें भी होता है, दूसरी बीमारियां, तो वो बीमार जानवरों के अंदर कलेजी सेहतमंद कैसे हो सकती है? तो कलेजी लेने जाएं तो उसमें देख लें कि कलेजी के ऊपर कोई स्पॉट तो नहीं है, कलेजी फूली फूली तो नहीं है, कलेजी में रंग साफ है, ब्लैकिश तो नहीं है। तो एक कलेजी का जो हमारे ज़हन में कलर आता है अगर वो है, साफ है, फिर जरूर कलेजी लें, खा वो चिकन की है, खा बीफ की है, मटन की है। लेकिन अगर आपको नजर आए कि कलेजी साफ सुथरी नहीं है और उसके अंदर बीमारी के स्पॉट्स हैं तो उसके ऊपर हम अदरवाइज अब बीमारियां को भी दावत दे सकते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन कलेजी खा लेनी चाहिए, लेकिन डाइवर्सिटी ऑफ फूड ज्यादा बेहतर करें। वेरी और दूसरा जो चाय का मामला है ना, जी जी जी, ये चाय का मामला है ना, ये असल में आयरन 2 किस्म की होती है। एक को कहते हैं हीम प्रोटीन और दूसरी है नॉन हीम आयरन। जो हीम वाली है ना ये होती है जानवरों के गोश्त में और कलेजी में, ये फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती है और चाय का ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होता। मसलन अगर आप गोश्त या कलेजी खाने के बाद चाय अगर पी भी लें तो उसकी प्रोटीन तो इफेक्ट होगी थोड़ा बहुत, लेकिन आयरन इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं जैसे दालें हैं, पालक है, सब्जियां हैं, रोटी है, सबकी तरह आयरन होती है और वो होती है नॉन हीम। इवन अंडों के अंदर भी ज्यादा नॉन हीम होती है, हीम थोड़ी होती है। तो उसके बाद जैसे नाश्ते में हम अंडे खाते हैं ऊपर फौरन चाय पी लेते हैं, तो वो वाली जो नॉन हीम आयरन है उसको बहुत ज्यादा रोकती है। और सिर्फ चाय नहीं रोकती, कॉफी भी रोकती है, ग्रीन टी भी रोकती है। तो इसलिए ये सियाने सब ये कहते हैं ना कि खाने के कोई थोड़े वक्फे के बाद चाय पिएं। जो पुराने जमाने में एक आइडियल तरीका था कि नाश्ता अगर 8 बजे किया जाता था तो 10 साढ़े 10 चाय पी जाती थी, उसके बाद दोपहर को कुछ 4-5 बजे चाय पी जाती थी। वो आइडियल है,
उस टाइम कोई ऐसा आयरन का प्रोटीन का मामला नहीं होता, वो आपको ये हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन खाने के फौरन बाद जब आप पीते हो तो वो आपको बड़ी बुरी तरह, एक तो आयरन खा थोड़ी रहे हैं, ऊपर से चाय बार बार पी रहे हैं, तो वो इफेक्ट करती है। बिल्कुल सही है शहजाद साहब, जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं, आपने बताया भी कि जो हेल्दी लोग हैं उन्हें हफ्ते में एक दफ़ा कलेजी लेनी चाहिए, क्वांटिटी भी आपने बताई। ये भी ज़रा गाइड कर दें कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें कलेजी खाने से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, और उसे खाने और पकाने का बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए कि उसके न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं वो भी ज़ाया ना हो जाएं पकाते हुए। देखें, कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसे बिला वजह डराया गया है। अच्छा। अगर जो कोलेस्ट्रॉल का मरीज है वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाएगा तो उसके लिवर को हेल्प होगी कम कोलेस्ट्रॉल बना के रिपेयर होने में, वो खुद डिटॉक्स है। ये मिथ खत्म हो चुकी है। लिहाजा कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कलेजी नहीं खा सकता हफ्ते में एक दिन, हर बंदा खा सकता है। अब ये कि जो वेस्ट में है वहाँ शैलो कुकिंग का बहुत रिवाज है, हमारे यहाँ तो ओवर कुकिंग की जाती है। तो जब प्रॉपर कुक कर लिया जाता है तो उसके बाद जो उसके अंदर थोड़े बहुत जरासीम या बाकी रह जाते हैं ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो हमारा जो कुकिंग मेथड है ना, जिसमें ये सब कुछ प्याज टमाटर ये वो सब कुछ डाल के उसको भून के हम पकाते हैं, ये कलेजी के लिए कम से कम ठीक है। तो हमारा कुकिंग मेथड शैलो वाला तो है ही नहीं। हमारे कौन स्टिर फ्राई करता है, हमारे कौन स्टीम करता है, कलेजी को कोई भी नहीं करता, वो गोरे करते हैं। उनका प्रॉब्लम होता है कि जब वो थोड़ी कुकिंग करते हैं तो उसके अंदर बेशुमार जरासीम आ जाते हैं। तो हफ्ते में एक दफा सब लोग खा सकते हैं। हाँ, अगर कलेजी ही बीमार जानवर की है तो वो तो रिकमेंडेड नहीं है। आप चिकन देखते हो, उसमें चूंकि चिकन के अंदर बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि उनको बहुत सारी फीड, बहुत सारी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, तो वो खासे कलेजी के अंदर आ जाते हैं, इसलिए उनको अवॉइड किया जाता है। लेकिन अगर सेहतमंद आपका चिकन है, उसकी कलेजी भी खा सकते हैं, तो हर बंदा खा सकता है। नॉर्मल हमारे जो कुकिंग खा सकता है कलेजी, और सेहतमंद जानवर की कलेजी खाई जा सकती है। आगे अब बकरा ईद भी आ रही है, कुछ लोग ऊंट भी ज़िबा करेंगे माशाल्लाह से, जिनके पास सादत अल्लाह देगा जिन्हें। तो आपको क्या लगता है कि वो ऊंट की भी कलेजी खा लेनी चाहिए? जी हाँ, ऊंट जो है ना वो उसमें कोई ऐसी उन्हें फीड दी ही नहीं जाती, कोई ऐसे इंजेक्शन लगाए ही नहीं जाते कि जिसमें उनकी जैसे जो बाकी हमें बकरों में या बाकी में किसी जगह पे जो एक फार्मिंग के जरिए किए जाते हैं उसमें थोड़ा सा खदशा होता है। तो ऊंटों के अंदर तो ऐसा कोई नहीं है। तो ईद कुर्बान के जो जानवर है वो आमतौर पे हर बंदा बहुत सेहतमंद किस्म के जानवर लेके आता है। तो उन सेहतमंद जानवरों की गोश्त भी अच्छा है, कलेजी भी अच्छी है, उनके इवन चर्बी भी बहुत अच्छी है। तो वो उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको खास तौर पे अगर किसी के घर के अंदर हामला खवातीन है तो उनकी कलेजी को आप संभाल के थोड़ा रख लें, और हफ्ते में एक दिन जरूर उन्हें कलेजी दें, और बाकी लोग भी खाएं। बहुत सारे घर मैंने देखा है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कलेजी, वो पहले दिन ही जो गोश्त बांटते हैं उसके अंदर ही सारी कलेजी और फिपरे और सारा पहले कुछ दिन ही निकाल के दे कलेजी देते हैं कि हमने नहीं। और ये भी तो है ना कि घर में पहले कलेजी ही पकती है, भुनती है, और वो फिर तकसीम होती है कलेजी और ये सब चीजें। हामला खवातीन की बात हो रही है कि उनको वीकली आपको कलेजी खिलानी चाहिए, अदरवाइज हम देखते हैं कि आयरन की गोलियां खा रही होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान। तो बच्चे के लिए कितनी उम्र का बच्चा जो है वो कलेजी खा सकता है? अक्सर बच्चों में भी हम देखते हैं आयरन की कमी होती है, तो ऐसी कोई कंडीशन के बच्चों को ना दी जाए, किस उम्र में ना दी जाए? देखिए, बहुत छोटे जो बच्चे हैं ना, 1-2 साल के अभी थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, उनके अंदर अवॉइड किया जाए। लेकिन जो बच्चे 3-4 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, वो कलेजी खा सकते हैं। कोई मसला नहीं, वो खा सकते हैं कलेजी नॉर्मल। जाहिर है उन्होंने खानी भी कितनी है, उन्होंने वो बड़ों से बहुत थोड़ी खानी है ना, इतनी कलेजी उनके लिए ठीक है। बहुत छोटे जो 2-3 साल से कम बच्चे हैं ना, उन्हें अवॉइड की जाए, बाकी बच्चे खा सकते हैं। और दूसरा जो हामला खवातीन है बाकी है, उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा आयरन की होती है कि वो आम तौर पे हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ फूड से आम तौर पे पूरी नहीं हो सकती। तो उन्हें अपना आयरन लेवल, फेरेटिन लेवल चेक करवा के, तो उसके लिए डॉक्टर जो रिकमेंड करता है ना, वो सप्लीमेंट, वो इंजेक्शंस वो मस्ट लेने चाहिए, क्योंकि आयरन लेवल कम होगा तो उनकी सेहत के लिए भी खतरनाक है। जो आने वाला एक प्यारा बच्चा है उसकी भी उसकी सेहत के लिए खतरनाक है। तो उनको तो सप्लीमेंट मस्ट लेना चाहिए। बाकी लोगों को ना कोशिश करनी चाहिए कि फूड से पूरी करें। बिल्कुल ठीक है। बसर साहब, जानवर की कलेजी तो खुद अगर हम देखें तो जहरीले जो टॉक्सिन्स हैं, मादे हैं, उनको फिल्टर करने वाला एक ऑर्गन है। तो क्या जानवर के जिगर में मौजूद नुकसानदेह मादे इंसान को भी मुतासर कर सकते? जी वही ना, ये पहले बात हुई है कि जो अगर बीमार जानवर है तो उसके अंदर तो जाहिर है वो भी ज्यादा हो गए।
दूसरा हमारे जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ना, वो लिवर और गुर्दे, ये सारा सिस्टम रखा हुआ है। तो जो हमारा लिवर है, ये जो खून के अंदर टॉक्सिन्स है ना, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। उसकी निशानी क्या है कि अगर तो कलेजी, हमारे ज़हन में जो कलेजी का रंग है और कलेजी बड़ी स्मूथ कलर की है ऊपर, फिर वो सेहतमंद है, फिर उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन अगर आप देखते हो उसमें स्पॉट्स हैं, कहीं वाइट है, कहीं ब्लैक है, कहीं उभरी हुई है, जगह हमवार नहीं है, तो ये, और उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, तो ये आपको सिम्टम नजर आएंगे कि ये बीमार जानवर था और इसकी जो कलेजी भी सेहत, उसको हरगिज ना खाएं। तो बसरा साहब, आमतौर पर कलेजी की शेल्फ लाइफ कितनी है? क्योंकि अक्सर हम जाते हैं और अगर चिकन की बात कर लें या बीफ की बात कर लें, ज़िबा हमने करवाया और वो लेकर आए, कब तक, कितनी देर तक रख सकते हैं? कि कुछ लोग होते हैं फ्रीज कर देते हैं, आगे कुर्बानी आएगी तो कलेजी फ्रीज हो जाएगी, गोश्त फ्रीज हो जाएगा, तो शेल्फ लाइफ कितनी है? वो 1 साल रख सकते हैं, कोई मसला अच्छा। नहीं। अल्लाह ताला ने आपको ये, जी आपको डीप फ्रीजर किस लिए दिए हुए हैं, फ्रिज जी। किस लिए, इंसान की मदद के लिए दिए हुए हैं ना। सही। ये कि आपको पहले आपको वो खुश करके रखते थे या ताजा खाते थे, इसलिए कि आपके पास उसकी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। facility। अब आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी है तो उसके अंदर आप रख सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं, मजहबी ममानत नहीं करता। आप अपने जबरदस्त। लिए अच्छा अपना कोई बसरा साहब, पार्ट दिया, उसको इस पर भी रखने के रोशनी लिए डालिएगा। सकते हैं। अक्सर खवातीन का जो शौक होता है वो यही है कि भुनी हुई हो और मसालेदार हो और फिर सारे चस्के भी वो पूरे करने होते हैं, तो वो जो मसाले इतने ज़्यादा लगा के जो कलेजी खाई जाती है, उसमें वो चीज़ें बरकरार रहती हैं जो चाहिए हमें, आयरन या ये विटामिन ए वगैरह जिसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, 2 चीजें हैं। आयरन जो है ना, वो पकने से खराब नहीं होती, ठीक है। नंबर 1। जो आयरन है सही। पकने से खराब नहीं होती, ओके। ना प्रोटीन पकने से खराब होती है। ठीक। उसके अंदर पकने से ज्यादा ओवर कुक जो करते हैं ना, उससे जो खराब होते हैं ना, वो कुछ विटामिन और फिनोलिक्स हैं, वो खराब होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गंदे ऑयल के अंदर पकाएंगे तो उसमें ट्रांस फैट बनेंगे। बाकी जो मसाले हैं ये तो एंटीऑक्सीडेंट हैं। ठीक हाँ, है। उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो एसिडिटी बढ़ा के आपके मिदे खराब करेंगे। मिदे। वरना हमारे जितने मसाले हैं वो आपके जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मजा सही। बढ़ाते हैं, सही। कोई हर्ज नहीं। मसाले डाल के अच्छी तरह भून के मजेदार बना के खाएं वाह, कलेजी। कच्ची जबरदस्त। कलेजी खाएंगे तो उसमें तो टॉक्सिन आएंगे। बिल्कुल सही, अच्छी तरह बना के जबरदस्त। पका के खाएं। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जनाब आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ये जो मसाला जाता है या फिर आप भून रहे हैं या उसको ओवर कुक कर रहे हैं, आपको हफ्ते में डेली जो है 1 बार लेनी चाहिए। 1 बार तो मस्ट आपको और खानी उधर चाहिए कलेजी ताकि खाते आयरन लोग की कमी ना बहुत हो। ज्यादा सोचते थे और मैं इवन खुद बहुत सोचती थी कि पता नहीं कलेजी खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये एक टिक मार्क मिल गया हमें कि जी कलेजी खा सकते हैं और भून के खा सकते हैं, अच्छे से मुनासिब मसाले लगा के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और आपके लिए बेहतर भी है। और हामला खवातीन के लिए बेहतर है कि वीक में 1 बार अगर वो खाती हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो घर में बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और ये देख लें कि कलेजी है सही, आगे कुर्बानी का जानवर भी कुछ लोग ये भी है ना कि वो कहते हैं कि जब हम गोश्त खा सकते हैं तो हम इसे क्यों खाएं, थोड़ा सा खाएं, हकीर yes। तस्वुर कर लेते हैं। लेकिन हाँ। आपको पता आज हमने बता दिया कि जनाब इसके बहुत सारे लेकिन फवायद उज़ैर, हैं, yes, अंडर एस्टिमेट नहीं करना इसको। नहीं करना। और वो जो मार्केट में गली मोहल्लों में जो खोल के बैठे होते हैं ना, खुले आसमान के नीचे टक तो फलां, उसमें आपको कोई वो गारंटी नहीं है कि वो किस तरह का कलेजी हो। थोड़ी वो सी check कुछ कर उन्होंने लेना। बता दी है कि जनाब आपको किस तरह से वो Yes। चेक कर लेना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उन पे अगर आप चेक कर लें और देखकर खरीदें तो बिल्कुल हेल्दी है आपके लिए। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद बहुत से वालिदैन के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और हम अपने बच्चों को बेहतरीन खुराक देने की कोशिश करते हैं, उन्हें साफ़ सुथरा रखते हैं, साफ़ सुथरा माहौल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूनिसेफ और वजारत सेहत की इस रिपोर्ट ने तो तहलका मचा दिया जब से मैंने सुनी है। और रिपोर्ट के मुताबिक जी पाकिस्तान में 1 से 3 साल के तकरीबन 40% बच्चों के खून में सीसा पाया गया। और तसव्वुर करें, वो मासूम जाने जिनका भी बचपन शुरू हुआ है, उनकी रगों में जहर दौड़ रहा है। और ख़ास तौर पर हतार जैसे इलाकों में तो 88% बच्चे जो हैं इसका शिकार नजर आते हैं। और दुख की बात यह कि ये जहर हमारे ही गिरदोनवाज से आ रहा है। वो पुरानी बैटरियां हों, घरों की दीवारों पर लगा पेंट हो या यहाँ तक कि हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले आलूदा मसाला जात, ये सब मिलकर हमारे बच्चों की जहानत और याददाश्त को दीमक की तरह चाट रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इससे मुल्क को सालाना $35 अरब का मौशी नुकसान हो रहा है। और आज हम इसी संजीदा मामले पर बात करेंगे कि आखिर एक आम माँ या बाप कैसे पहचाने कि उसका बच्चा इस खतरे की जद में है। हमारे साथ मौजूद है सरबराह शोबा इत्फाल
अल शिफा हॉस्पिटल, असिस्टेंट प्रोफेसर सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर हाफिज इकाश मलिक साहब। डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब रिपोर्ट तो ये हम जो देख रहे हैं बड़ी ही ख़तरनाक है, इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के अंदर सीसे की मौजूदगी। हमें ये बताइएगा कि ये कैसे बच्चों की बॉडी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है, दाखिल हो रहा है। देखें जो लेड है, जिसे सीसा लेड बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो ये दाखिल होता है बच्चों में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि ये फीको ऑरल यानी कि हाथ से ट्रांसफ़र होता है। और आपको पता है बच्चों की आदत होता है जिसे हम माउथिंग बोलते हैं, यानी कि एक बच्चों की डेवलपमेंटल फेज़ है। एक फेज़ आता है बच्चे हर चीज़ उठा के मुंह में डालते हैं, आइदर इट इज़ इन द सॉइल, आइदर इज टॉय, कोई भी चीज़ों को मुंह में डालेंगे। तो जब ये हर चीज़ मुंह में डालने की एक आदत बच्चों में आती है तो उसकी वजह से हर चीज़ वो अंदर लेके जाते हैं। सेकेंड चीज़, बच्चियों में जो हमारे गर्ल्स हैं उनमें होता है कि वो बहुत ज़्यादा वो अपना मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं जो आउट ऑफ द वे बहुत लो क्लास होता है, और वो बच्चे यूज़ करती हैं कि शॉप से ले लिया, चले लिपस्टिक लगा दी, और इसमें बहुत ज़्यादा लेड होता है। स्पेशली जो लिपस्टिक है इट इज़ रिच इन लेड, और जितना इतना मेकअप मटेरियल है। और दूसरा हमारे जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि अक्सर जो घर के पेंट्स होते हैं, और पेंट्स पे आपको पता है बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे ज़्यादातर सब स्टैंडर्ड पेंट्स होते हैं। बच्चे अक्सर उनको देखा वो खुरच के खाते हैं, और वो पेंट आल्सो रिच इन लेड्स। सो ये सारी चीज़ें, और आपको बड़े सुन के हैरान होंगे कि ये वाहिद एलिमेंट है, एक मेटल है जो टॉक्सिक मेटल ऐसा है कि जिसका बॉडी में कोई रोल नहीं है। सो इसका मतलब है कि अगर हल्की सी मिकदार भी अंदर जा रही है इट इज़ डेंजरस फॉर द हेल्थ। एंड सबसे बड़ी जो बच्चों में नुकसान होता है कि इट इज़ डेंजरस फॉर द ब्रेन, बिकॉज बच्चों के ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के IQ क्यों लो जा रहे हैं, हाइट क्यों छोटी हो रही है, प्यूबर्टी क्यों जल्दी आ रही है, क्यों लेट पहुँचे प्यूबर्टी को। और जैसा एक पेशेंट मेरे पास आया, वो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है और बहुत ज़्यादा टेस्ट किए, सब कुछ टेस्ट नॉर्मल आए। अल्टीमेटली जब हमने देखा तो उसका लेड लेवल ज़्यादा था। सो लेड इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल कॉलिक, और अक्सर घर वाले पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चों के दर्द ही नहीं सेटल हो रहे, तो लेड इज़ द वन ऑफ द रीज़न। फिर एक और बड़ी वजह कि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि भाई इसका खून नहीं बन रहा, ये हम इसको आयरन दे ही जा रहे हैं, इसको आयरन दे रहे, खून नहीं बन रहा, बच्चा कमज़ोर है। और देखें ये बड़ा एक फिनोमिना चेक करें कि लेड इटसेल्फ इज़ अ कॉज ऑफ एनीमिया। सीसे की वजह से खून कम होता है, और खून कम दोबारा सीसा और ज़्यादा कम करता है। इसकी वजह क्या है? ये एक रिसर्च है, ये कहते हैं जो खून कम होता है तो बॉडी में जब हमारे इंटेस्टाइन है, हमारी आंतरी हैं, जब आयरन कम होता है तो आंतरियों से ज़्यादा लेड अब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी कुछ मुंह में डाल रहा है, खून कम है, आयरन और अब्जॉर्ब होगा और आयरन कम करेगा, तो एक ये विशियस साइकिल चल पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी यूजफुल। अक्सर हम बच्चों को भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं या कुछ औरतें ख़वातीन हैं जो इस लत में लगी हुई हैं, पेंसिल का सिक्का खाना या कच्चे चावल खाना या ईंट खाना या कुछ इस तरह की। और फिर कहा जाता है आयरन की कमी है, बच्चे हम अक्सर देखते हैं मट्टी खा रहे होते हैं तो आयरन की कमी है। और उनसे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स को तो नहीं पता, अब कोई आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा सीसा खा रहे हैं, इस तरह का आंसर मौजूद है। बल्कि एक मेरे पास केस आया कि उसने बाकायदा मुझे मदर ने तस्वीर दिखाई कि उस घर की एक दीवार पूरी खाई गई exactly. और वो बस क्यों? आयरन कम है। अच्छा, ये सबसे बड़ा मसला था कि हमने आयरन डेफिशिएंसी को मुकम्मल करना है, नहीं खून कम नहीं होना चाहिए। खून कम होगा तो ये फिर साइकिल चल पड़ेगा। उसके लिए भी सबसे आसान हल क्या है कि आप बच्चों को आयरन दें या आयरन वाली चीज़ें खिलाएं। मिसाल के तौर पे उनको रेड मीट खिलाएं, रेड मीट इज़ रिच इन आयरन। उसको ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाएं, उनको एग्स यॉक बहुत रिच इन आयरन है। तो जिस तरह के हमारे आयरन के सोर्सेज हैं वो उनको ज़्यादा दें, तो दिस वन ऑफ द वे कि हम इससे लेड पॉइजनिंग को बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करें कि हथार में केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आए हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर, क्या ये ऑरली जो है हमको पानी पी रहे हैं बच्चे, या वो आलूदा हो चुका है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर फ़ज़ा के अंदर जो मौजूद टॉक्सिन्स हैं उनकी वजह से भी ये लेड जो है वो आपकी बच्चों की ख़ास तौर पर बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा है? अच्छा, लेड पॉइजनिंग हमेशा सॉइल में, फ़ज़ा में नहीं रहता, क्योंकि इट इज़ हैवी मेटल, नीचे ही रहेगा, किसी न किसी चीज़ के साथ अटैच होगा, ये सॉइल के साथ होगा। बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, और अगर वो मिट्टी उस इंडस्ट्रियल एरिया के करीब है तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली लेड पॉइजनिंग का लेवल ज़्यादा होगा। और जिस आपने बात की जो हरिपुर के कुछ एरियाज़ हैं, और जो दूसरी यूनिसेफ की रिसर्च थी उसमें ये था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के करीब एरियाज़ हैं वहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियल सही तरह वेस्ट उसको नहीं उसको मैनिपुलेट किया जाता, तो उसकी वजह से वहाँ पे लेड पॉइजनिंग ज़्यादा है। अब हमारा इस रिसर्च से
ये जो अभी यूनिसेफ की रिसर्च आई है, इसमें अब एक चौंका देने वाला मसला ये भी है कि अब गवर्नमेंट के लेवल पे ये काम होगा ताकि इंडस्ट्रियल वेस्ट को सही ठिकाने लगाया जाए। सेकेंडली, जितने बच्चों के टॉयज हैं जी उनको आप उसमें लेड का इस्तेमाल कम से कम करें। बच्चों की कॉस्मेटिक्स हैं, जितनी बच्चों की कॉस्मेटिक्स है उसमें लेड का इस्तेमाल कम हो। अच्छा, थर्डली एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेड एक वाहिद एलिमेंट है कि जो आपकी गूदे में, बोन में रह जाता है और कई सालों तक रहता है, और इसका असर एक जनरेशन में नहीं सेकेंड जनरेशन देती है। किस वजह में? लाइक इफ शी इज़ अ फीमेल और शी बिकम प्रेग्नेंट, अगर वो हमल उसको ठहर जाता है, वो जब बच्चा आगे जनेगी तो उस बच्चे में लेड जा रहा होगा और वो सेकंड जनरेशन अफेक्ट हो रही है। और वो सेकंड जनरेशन, आप सोचें कि हम किस तरह की पॉपुलेशन एक पैदा करने वाले हैं जो लो इन IQ, जिनका हाफजा नहीं है, लो इन हाइट, कद छोटा है, उनके कहीं पेट के मसले हैं, उनकी प्यूबर्टी डिले हो रही है, उनके खून कम हो रहा है। यानी कि आप देखिए किस तरह की हम जनरेशन, उस तरह से एनर्जी भी नहीं होती, एनर्जी भी नहीं है और बहुत लिथार्जिक। अच्छा, आप एक और बड़ा इसका एक बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है कि कुछ पेरेंट्स आते कहते हैं कि बच्चे हमारे बैठते नहीं है, टिक के बैठते नहीं है, तो लेट इज वन ऑफ द रीजन। यानी कि लेट एक रीजन है कि बच्चा चूंकि IQ कम है, वो हर वक्त ऑलवेज ऑन टोस, कभी इस सीट पे, कभी छलांगे मार रहा है, कभी यानी कि हाइपर एक्टिव है। तो इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन डेफिसिट, यानी कि वो अटेंशन स्पैन नहीं है। अक्सर स्कूल से शिकायत आती है कि टीचर्स कहती है कि बच्चे आराम से बैठ के पढ़ते नहीं है, वो अटेंशन स्पैन कम हो गया। तो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो लेड पॉइजनिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं अब 1-2 साल का बच्चा है, वो भी लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है, 600 बार चीज़ें नीचे फेंकता है, फिर पकड़ता है, और इसी तरह पेरेंट्स भी होते हैं कि ध्यान बांटने के लिए टॉयज़ कुछ मंगवा दिए। आजकल इतनी सारी ऐप्स हैं, हर तरह के टॉयज़ मिल जाते हैं, 100 से लेकर 1000, जितनी मर्जी अमाउंट में भी। तो वो जो खिलौनों में या कॉस्मेटिक्स में वो कितना एहतियात करने, क्योंकि हम ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चा लर्न कर रहा है, सीख रहा है, सीखने दो। अगर चीज़ें उठा के गिरा के दोबारा कर भी रहा है तो ये बच्चे की हेल्थ बेहतर होगी। जी, इसमें देखें, अगर तो वो प्लास्टिक के टॉयज़ हैं फिर तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर उस टॉयज़ में कोई सॉइल का, जैसा आजकल वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो जो आपकी सिलिकॉन टाइप, उसमें लेड पॉइजनिंग का खदशा है। इसका कॉस्मेटिक्स में है, इससे जिसका अभी इन्होंने कहा स्पाइसेस रिच इन है, सॉइल रिच है, स्पेशली वो सॉइल अगर वेस्ट मैनिपुलेट नहीं करे। तो अगर सिंपल प्लास्टिक टॉयज हैं तो दे आर लेस इन लेड, वो उसमें बाकी चीज़ें हो सकती है, जैसे BPA जो प्लास्टिक का कंटेंट है वो मौजूद हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सॉइल और इन चीज़ों से हमें बचाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या माँ के खून में मौजूद जो सीसा है ये डायरेक्टली पेट में मौजूद बच्चे को किसी न किसी डिसेबिलिटी में भी मुब्तला कर सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा मैंने कहा कि वो डायरेक्ट चले जाता है, सबसे ज़्यादा जो लेड का इफेक्ट है वो दिमाग पर होता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है। तो वो बच्चे फिर पैदा होंगे, वो किस तरह के पैदा होंगे, या तो छोटे दिमाग के साथ, ये दिमाग तो नॉर्मल होगा लेकिन वो IQ नहीं होगा, वो उनके डेवलपमेंट माइलस्टोन्स नहीं होंगे। जिस तरह एक बच्चा 8 माह में बगैर सहारे के बैठ जाता है, 1 साल में चलना शुरू कर देता है। अगर बच्चे में, अगर माँ बाप देखें कि अगर 8 माह में बच्चा बगैर सहारे के नहीं बैठ रहा, 1 साल में नहीं चल रहा, 3 साल में अच्छा नहीं दौड़ रहा, तो इसका मतलब है कि बच्चे में कोई ना कोई इश्यूज हैं। बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा, बहुत हाइपर एक्टिविटी है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और अब चीज़ याद कर उसको भूल रहा है, उसको ही डिडंट मेमोराइज कि कुछ भी याद नहीं हो रहा। तो फिर आपको इसमें देखना पड़ेगा कि लेड पॉइजनिंग तो नहीं है। और जिस तरह मैंने कहा, ये वाहिद एलिमेंट है। पहले यह था कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो हम पढ़ते थे उसमें था कि 10 माइक्रोग्राम से कम होगा तो ये हम इसको कंसिडर कर लेते, कुछ मसला नहीं है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो रिसेंट CDC गाइडलाइंस है, जो WHO गाइडलाइंस है, वो कहती है कि अगर 3.5 से भी कम होगा तो इवन इट इज टॉक्सिक। तो 3.5 इज वेरी लेस। अगर आप इसका मतलब 3.5 लेवल आ रहा है तो आपको बच्चे का रिस्क है कि उसका IQ कम होगा। ठीक है, यानी कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना बच्चा छोटा होगा उतना उसका दिमाग का इफेक्ट इरिवर्सिबल होगा। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि अगर बड़ा होगा तो वो रिवर्सिबल है, छोटा बच्चा इरिवर्सिबिलिटी में जाएगा। सही, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ये सोचते हुए कि बच्चा खेल रहा है, कोई बात नहीं, नज़रअंदाज कर दिया, इवन बड़े भी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी नस्लों को, बच्चों को किस तरह की चीज़ों में ढाल रहे हैं। खिलौने दे दिए और नज़रअंदाज कर दिया कि ठीक है पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चे जो मर्जी करते रहें। बच्चों पर ख़ास तौर पर ध्यान दें ताकि उनका जो खून में ये जो सीसा जा रहा है, ये जो जहर जा रहा है, इससे बचा जा सके। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और उज़ैर, कभी आपने गौर किया है कि हमारे इर्द गिर्द के नौजवान, जिन्हें हम जनरेशन Z कहते हैं, ये लोग एक साथ एक ही कमरे में तो बैठे होते हैं, मगर
सब अपने अपने मोबाइल्स में गुम होते हैं और उनके जो सोशल मीडिया पर हज़ारों दोस्त होते हैं, हर तस्वीर पर सैकड़ों लाइक्स मिलते हैं, लेकिन जब दिल बोझल हो तो एक कंधा भी मयस्सर नहीं होता। ये नस्ल हर लम्हा ऑनलाइन है, लेकिन जज्बात के मामले में उतनी ही ऑफलाइन चल रही है कि कोई सोचने समझने वाला, इनको टाइम देने वाला कहीं ना कहीं नहीं होता है। और इसको हम अगर देखें, कनेक्टिविटी का अजीब मसला होता है, अपनों से डिस्कनेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं मोबाइल से कनेक्ट होते हैं। तो ये बहुत एक गैप चल रहा है जनरेशन जी में, ख़ास तौर पर हर कोई अलोन है इतने सारे लोग होने के बावजूद। शायद हम इस मसले को समझ भी नहीं पा रहे। और दोस्ती की अगर हम बात करें तो दोस्ती अब सिर्फ जनाब सोशल मीडिया तक ही लगता है कि महदूद हो गई है, जहाँ तस्वीरें तो रोज़ाना शेयर होती हैं मगर एहसासात का तबादला कहीं खो सा गया है। आज हम इस अहम नफ्सियाती गिरा को खोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ रिलेशनशिप कोच एजाज बुखारी साहब। एजाज साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि ऐसा होता क्यों है कि जिस नस्ल के पास राब्तों के सबसे ज़्यादा ज़राए हैं, वही सबसे ज़्यादा हमें तन्हाई की शिकार नज़र आ रही है। बहुत बहुत खूबसूरत आपका सवाल है। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहूँगा यहाँ पर कि आप जब देखते हैं ना ये जो फ्रेंड्स और लाइक्स जिसको हम नाम दे रहे हैं, एक तो हमें अंदाज़ा हो गया कि लाइक्स का मतलब मोहब्बत या चाहत नहीं होता, लाइक्स का मतलब पसंदीदगी होता है। और सबसे अच्छी बात जो सामने आई है कि पहले किसी को पसंद करने के ऊपर भी हमें जवाबदेह होना पड़ता था। अब कोई किसी को लाइक कर देता है तो कम से कम उसको जवाब उसको नहीं देना होता। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इस लाइक में और उस मोहब्बत में कितना बहुत ज़्यादा फ़र्क है ताल्लुक़ के एतबार से। और जहाँ तक ताल्लुक़ बात करते हैं हम दोस्ती की, तो साहब ये दोस्ती नहीं है। अगर उन्होंने वहां फ्रेंड्स लगा दिया है या फ्रेंड्स की लिस्ट बना दिया है तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो दोस्त हैं। तो एक तो इन दो चीजों को हमें एक दूसरे से साइड पे रखना है। तीसरी बात यह है कि जो कमेंट हमारे सामने आते हैं वो हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो, वो हमें जानने की बुनियाद पर नहीं आते, बल्कि उन कमेंट्स के पीछे एक बात होती है कि जो मेरी राय है किसी चीज के ऊपर, मैं अपनी राय का इजहार कर दूं। तो ये बुनियादी इख्तलाफ है जिसको हमें समझने की जरूरत है। बाकी जहाँ तक इब्तदाई में, जैसे मैम भी फरमा रही थी कि एक ही कमरे में बैठे नौजवान हैं और ये सारे के सारे नौजवान सर झुकाए उस नूरानी रोशनी के साथ होते कि उनके चेहरे के ऊपर चेहरे की रोशनी कम और फ़ोन की रोशनी उनके चेहरे के ऊपर ज़्यादा आ रही होती है, और वो उनके चेहरे को नूरानी बना रही होती है किसी न किसी एतबार से। और बल्कि एक बड़ा किसी ने अच्छा शेर इसने कहा था कि निगाहें नीची किए सर झुकाए बैठे हैं, यही तो हैं जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। हाय 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 हाय। अब एक वक्त में तो इस कैफियत का कुछ और इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब कोई निगाहें नीचे किए बैठा तो यकीनन वो मोबाइल को साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका और हमारा काम है। हमें शिकवे तो बहुत है जेनजी से, और हम सबको शिकवे हैं जेनजी के साथ, लेकिन आप ये जरा गौर करके देखिए कि उसके लिए कितने ज्यादा चैलेंजेस हैं। और मैं जिस शो पे जा रहा हूं मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि उसके पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। हमने उसको बचपन से कनेक्ट कर दिया। जब माँ उसको मोबाइल पकड़ा देती है एक बच्चे को, तो उसने खुद ही उसके हवाले उसको किया था, और आज वो शिकवा गुनाह है। वो कैसे शिकवा कर सकती है? क्योंकि उसने उसको शुरू से उसकी लत डाली थी, और उसको लत इसलिए डाली थी। आज तो साहब ये है कि हस्बैंड वाइफ भी रील्स देख देख के एक ही बेड के ऊपर एक दूसरे को दिखा रहे होते कि ये वाली रील तो देख लो, एक दूसरे के साथ मैसेजेस वो वाले फॉरवर्ड कर रहे हंस रहे होते। हमें यार आपस में बैठ के हंसना था, एक दूसरे को कुछ सुना के हंसना था, और हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे को रील्स भेज के, एक दूसरे को चीजें भेज के। रील्स की आप बात करें, इवन रील्स भेज दी और अगर किसी ने सीन नहीं किया तो इस पे लड़ाई हो जाती है कि मैं जो रील्स भेज रहा हूँ तुम देख क्यों नहीं रहे हो। तुम देखते, हाँ सही फरमा रहे। तो असल में तो कनेक्टिविटी हमने दिखानी है। अगर हम नौजवान नस्ल को सिर्फ मुर्द इल्जाम ठहराते रहेंगे तो ये पहले हमसे परे, ये मजीद परे हो जाएंगे। इनको नसीहत की नहीं साथ की जरूरत है, और इन्हें साथ इनका देकर हम इन्हें साथ देना सिखा सकते हैं। इनका साथ देना इनका पास रखना है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। बच्चे हमारे पास दौड़ते हुए आते हैं, ये देखें ये करें बाबा या मामा, और बाबा मामा सड़े हुए अपने मोबाइल के अंदर घुसे होते हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर वही बच्चा कहेगा अच्छा ठीक है, आफियत इसी में कि वो अपने मोबाइल के पास, हम अपने मोबाइल के पास। तो इसलिए ये सबसे बड़े मसाइल आ रहे हैं। करने की क्या जरूरत है? हम अपने बच्चे, यकीनन हम करने पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये पॉइंट भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि अब जितना सोशल मीडिया को ग्लोरीफाई कर दिया गया है, हमारे पास एग्जाम्पल्स ही ऐसी हैं कि पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि बच्चा सोशल मीडिया पर आए, कुछ ना कुछ अर्न करे और फेमस हो जाए, मतलब विद इन नो टाइम उसके पास हर चीज़ हो। तो जितना ग्लोरीफाई सोशल मीडिया को कर दिया गया, आपको लगता है कि अब इससे दूर रहा जा सकता है? क्योंकि यही कहा जाता है कि ये हम आखिरी जनरेशन है जिनके पेरेंट्स इतने सादा हैं, जिनको मोबाइल का नहीं पता।
आने वाले वक्तों में तो पेरेंट्स के पास भी, मतलब पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पर हैं, बच्चे भी सोशल मीडिया पर हैं, अर्निंग भी यही है, लाइफस्टाइल भी यही है। ये आपने बजा फरमाया। देखिए, मैं अंग्रेजी ज़बान सिखाता हूँ, तो अक्सर बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर आप ना हमारे वालिदैन को कहें कि फिल्में देखने से अंग्रेजी ठीक होती है। जी। तो वो असल में मुझसे सनद चाह रहे होते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि साहब देखने से आंखें तो खराब हो सकती हैं, सुनना ठीक नहीं हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जो सोशल मीडिया की तरफ वालिदैन जा रहे हैं, या वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं, या बच्चे अपने वालिदैन से कहते हैं, वो नाम तो बिजनेस का ले रहे होते हैं, लेकिन वो बिजनेस तो नहीं कर रहे। नाम तो उस चीज़ का ले रहे कि किसी न किसी एतबार से हम इतना कमा लेंगे, फलां भी तो इतना कमाते हैं, फलां भी तो इतना कमाता है, लेकिन उसके नाम पर वो देख क्या रहे हैं, वो वक्त कहाँ पर लगा रहे हैं, इसके ऊपर हमें देखने की जरूरत है। और ये वालिदैन, जिस तरह भी आपने कहा, शायद वो सादा हैं, लेकिन अब इतने सादा भी नहीं रहे वालिदैन। अगर वो सादा हो तो वो क्यों इतना ज्यादा मोबाइल को वक्त दे रहे हों, वो भी मोबाइल को वक्त दे रहे हैं। अब देखिए, मैं अगर बहैसियत वालिद अपने मोबाइल को वक्त देते हुए कभी रील देख रहा हूँ, कभी ये देख रहा हूँ, कभी वो देख रहा हूँ, मैं किस मुंह से अपने बच्चे को रोक सकता हूँ? मैं किस मुंह से अपने घर वाले बाकी लोगों को रोक सकता हूँ? मैं जब साहिब, यानी वो जो होता है सरबराह की हैसियत से, मैं जब डाइनिंग टेबल पर बैठूं और अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं, मैं अपने फैमिली मेंबर से पूछूं कि आज कौन सा लम्हा बड़ा शानदार लम्हा था तुम्हारी जिंदगी का, तो उसे रिफ्लेक्शन होगा, उसे सोचना पड़ेगा। और अगर मैं उसे कहूँगा ठीक है वो अपने काम लगा हुआ है, मैं अपने काम लगा हूँ, एक नवाला मुंह के अंदर है, एक यहाँ से खबर आ गई, एक यहाँ से कोई रील देख ली, तो साहब उसके नुकसानात थे भी, हैं भी और रहेंगे भी, लेकिन ये आगाही है जो आपकी हमारी सूरत में उन तक पहुंच सकती है। बिल्कुल, अवेयरनेस जो है ये ज़रूरी है और हम इस पर काम भी करें। बुखारी साहब, या सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो दोस्ती के जो गहरे तस्वुर को सिर्फ आप समझते हैं कि मैसेजेस तक ही अब ये महदूद होकर रह गई? साहब ये दोस्ती तो रही नहीं, इसको दोस्ती नहीं कहते, ये वक्त गुजारना है जो एक दूसरे का लोग वक्त गुजार रहे हैं। दोस्ती तो साहब वो होती थी, और मुझे याद है एक दफा सर, मेरे एक स्टूडेंट थी, उनका कोई हादसा हुआ, तो मैं इमरजेंसी गया हुआ था उनको देखने के, चूंकि वो खातून थी, तो मैं अपनी वाइफ को लेकर वहां चला गया। तो वहां पर मैंने देखे नौजवान, किसी का मोटरसाइकिल में कोई हादसा हुआ था, वो गली मोहल्ले के नौजवान थे, वो टिकटॉक के टाइप नहीं थे, वो गली मोहल्ले के नौजवान थे, और वो जब उस लड़के को लेकर आ रहे थे, वो 10 12 13 लड़के, और जो उनके अंदर मोहब्बत और वो था, सुभान अल्लाह सुमा सुभान अल्लाह। मैं हैरान रह गया कि दोस्ती तो कहते इसको, और ताल्लुक कहते इसको है कि आप किसी के दुख में उसके साथ कैसे खड़े होते हैं। साहब फेसबुक के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख देने में और जनाजा जाके पढ़ने में बहुत फर्क होता है। हम इन चीजों को जब समझते हैं तो फिर ही हम इनको समझ पाते हैं। पहले ये जो ढाबे पे बैठ जाया करते थे, ये जो बाजू डाल लिया करते थे उसके गले के इर्द गिर्द, और वो साथ घूम रहे होते थे, ये जो शामों को क्रिकेट खेलते थे, वो वाइड और नो बॉल के ऊपर छोटे मोटे झगड़े होते थे, वो जो इकट्ठे करके टेनिस बॉल खरीद के लाते थे, अब कहाँ है साहब वो नहीं रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ वाली दोस्ती को वो दोस्ती समझ बैठते हैं। और मैंने आपसे इब्तदाई में अर्ज किया कि लाइक्स और दोस्ती दोनों चीजें हमारे सामने वाज़ेह होकर आ चुकी है कि लाइक्स का मतलब वो वाली पसंद नहीं है जिसको हम पसंद करना कहते हैं। बुखारी साहब कहीं ना कहीं दिल भी बना के भेजते हैं, वो दिल वाला इमोजी भी आता है, वो उसको कंसीडर कर लें। इमोजी है ना। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, वो जो इमोजी है, पहले जब हम किसी को कहते थे कि मैंने तुम्हें दिल दे दिया है, तो लगता था दिल दे दिया, और अब तो इतने दिल है, और एक दिल तो लोग भेज भी नहीं रहे, 12-15 दिल आराम से भेज देते, और अब तो दिल धड़कते हुए नजर आ रहे होते हैं। एक ही दिल सबको भेजा जा रहा है। अच्छा बुखारी साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, ये सारी सूरत हाल होती है, और इसके बावजूद हम ये भी देखते हैं इतना कूल बनने के चक्कर में ट्रेंड्स इतने बदल गए। अब तो शादी के कार्ड भी देखे ना, एक मौका होता था दूर दराज कहीं जाकर किसी को कार्ड देना, मिठाई देना, खुशी के मौके होते थे, और वही मिलने का शायद बहाना भी होता था कि अगर किसी से नहीं भी मिल रहे तो कार्ड के बहाने तो मिल लेते हैं। अब ये एक और सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, या आसानी हो गई है कि बस एक खुद ही वो डिज़ाइन किया कार्ड, बैठे बैठे अब तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं और वो सेंड कर दिया, दैट्स इट। कोई आए ना आए, अब ये तो सरोकार ही नहीं रहा। बजा फरमा। लेकिन आजकल तो मैं आपको अर्ज करूं कि ये नेमत है इस एतबार से, क्योंकि जितना पेट्रोल बढ़ गया, आप कार्ड देने जाएंगे तो आपको अंदाजा है कि कितने पैसे तो आपके पेट्रोल के ऊपर ही लग जाएंगे। तो ये तो एक गैर मुनासिब बात, लेकिन कॉल करनी चाहिए। कुछ लोग तो दावतनामे वैसे भेज देते और कॉल करना मुनासिब नहीं समझते। देखिए, जो सहूलत है, सहूलत को तो बतौर सहूलत लेना चाहिए। आप किसी से फोन के ऊपर अब बात करते हैं और अपने कहते हैं कि जनाब बेटे की शादी है, ये उसके वाले से मैंने आपको कहा। बिल्कुल बुखारी साहब, सहूलत से फायदा उठाना चाहिए, लेकिन आपकी अपनाइयत जो है वो महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैसेज आपने कर दिया, लेकिन आप उसे कॉल भी जरूर करें और बड़े मोहब्बत से आप उसको इन्वाइट भी करें। सारी चीजें जरूरी है, जरूरी नहीं कि आप जाकर जनाब उसे घर जाकर ही कार्ड आप दें आजकल के दौर में। तो जनाब इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए, इन्हीं से आपकी जिंदगी और माशरा खूबसूरत बनता है। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।